अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आ गई हूँ मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट इकरा नईम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माई शो दिल खोलकर। एक ऐसा शो जिसमें हर शख्स बता सकता है अपनी कहानी अपनी ज़बानी। जी हाँ, हर वो शख्स जो ज़िंदगी के मसाइब का ज़िंदा दिली से मुकाबला कर रहा है, हर वो शख्स जो मुश्किल हालात में भी मुस्कुरा रहा है, हर वो शख्स जो इस तेज़ी से गुज़रते वक्त में भी साबित कदम है, यहाँ तक कि हर वो शख्स जो दुखों के पहाड़ को तोड़ कर भी हौसले से अपनी ज़िंदगी की तरफ चल रहा है। तो आइए और इसी तरह की एक कहानी हम आज के एपिसोड में पेश करेंगे जिसका टॉपिक है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्रेशन। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट्स हैं वो ये सुन रहे होंगे, सोच रहे होंगे पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्रेशन तो हमारा है, हमारे असाइनमेंट्स, हमारे एग्ज़ाम्स, अटेंडेंस टाइम पे 60% 70% कंप्लीट करना, फुल करना, ये है डिप्रेशन। और ग्रेजुएशन के बाद तो लाइफ में मज़े ही मज़े हैं, कोई भी रोड मैप चूज़ करो और उसी डायरेक्शन पे चलो। बट नाज़रीन, यही तो कन्फ्यूजन की बात है, यही तो मसले की बात है कि इतने सारे बेशुमार रास्तों में से कौन सी डायरेक्शन चूज़ की जाए, और क्या पता जो डायरेक्शन चूज़ करें वही डायरेक्शन गलत हो। अगर वो डायरेक्शन गलत हो तो एक पीयर प्रेशर क्रिएट होता है कि बाकियों को देखकर वो हमसे आगे चल रहे हैं, तो इसने कैसे कामयाबी की सीढ़ी हमसे जल्दी पकड़ ली। तो ये सब प्रेशर बन के स्ट्रेसेस जो होते हैं, फैमिली प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर, इन सब की जो स्ट्रेसेस होते हैं एक शक्ल बनती है जिसको कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्रेशन। और इसी पे तफसील से बात करने के लिए और इसको कैसे ओवरकम किया जाए, इसके क्या हल निकाले जाएं, उसके लिए हमने बुलाया है हमारे आज के गेस्ट को जिनका नाम है सैयद शामिर। आई वेलकम यू टू आवर एपिसोड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इकरा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी शामिर, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आप अपने फैमिली के बारे में बताइए कि फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग। बेसिकली ब्रॉड अप और पैदाइश हैदराबाद की है, तो थ्रू आउट एजुकेशन भी हैदराबाद के अंदर ही हुई है। और फैमिली इज जस्ट अ न्यूक्लियर फैमिली जिसमें अम्मी अबू एंड छोटी बहन बस। अच्छा, तो सही, मतलब आप इकलौते हैं। हाँ, यू कैन से। इसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी फिर बहुत होती हैं, लेकिन बिल्कुल, पर्क्स भी होते हैं इसके। हाँ, थोड़े। सही। तो ये बताइए कि आपने जब बीबीए किया तो आपका एक शुरू से ही माइंडसेट था बीबीए करना है, या आपका कोई रोल मॉडल था? एज सच अगर देखा जाए हमारे मुल्क के अंदर तो एज सच कोई कैरियर काउंसलिंग होती नहीं है। बिल्कुल। तो बंदों को पता नहीं होता कि उसने क्या चूज़ करना है बेसिकली आफ्टर प्री मेडिकल एंड प्री इंजीनियरिंग। तो ऐसे मेरे साथ भी इसी तरह सेम था। तो मेरे कज़न थे जो कि मैं उनको अभी आज तक रोल मॉडल की तरह लेता हूँ या समझता हूँ। तो उन्होंने बीबीए किया था, दैन उनको देखते हुए मैंने सोचा कि यार आई शुड फॉलो द बीबीए थिंग। तो नाजरीन देखिए, जो रोल मॉडल्स होते हैं वो हमारे सिर्फ पेरेंट्स या सिबलिंग्स तक महदूद नहीं हो सकते, वो हमारे दोस्त या हमारे कज़न्स भी हो सकते हैं। जैसे कि सैयद शामिर बता रहे हैं कि इनके रोल मॉडल इनके कज़न थे जिनकी वजह से इन्होंने बीबीए किया। तो आपने जब बीबीए किया तो आपका यूनिवर्सिटी लाइफ कैसा था? कुछ डिफ़िकल्टीज आई होंगी ज़रूर। यू कैन से दैट यूनिवर्सिटी लाइफ जो है काफ़ी एक रोलर कोस्टर राइड की तरह थी, कभी अच्छी थी कभी बुरी थी, अप्स एंड डाउन आते रहते थे, पर ऐसे ही ओवरऑल चलता रहा। तो आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ की कोई अच्छा एक्सपीरियंस जो आपको याद है जिसको आप अब तक चेरिश करते हैं? मैं इसके बारे में कह सकता हूँ कि मेरा जो लास्ट ईयर था व्हेन आई elected एज अ प्रेसिडेंट ऑफ मदर सोसाइटी ऑफ ज़ैबिस, तो वो जो लास्ट ईयर था मेरा बहुत अच्छा था, क्योंकि इसमें वो जो एक अटेंशन एंड ऑल द थिंग्स जो कि एक बंदे को चाहिए होती हैं वो चीज़ें मिल होती थी एक, तो वो चीज़ बहुत अच्छी रही थी मेरे लिए। भाई हमारे गेस्ट तो प्रेसिडेंट भी थे, मतलब इनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं। हाँ, आप कह सकते हैं उस वक्त ने मुझे काफ़ी चीज़ें सिखाई, काफ़ी मेरे स्किल्स को पॉलिश किया। सही। तो यूनिवर्सिटी लाइफ में जब स्टूडेंट फाइनल ईयर में होता है तो दो रास्ते आते हैं कि वो पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स करें या फिर वो जॉब करें। तो आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको जॉब करनी चाहिए? ऐसा जिक्र मेरी जो गैदरिंग थी वो सीनियर्स के साथ भी ज़्यादा थी। तो जब मैं सीनियर्स को कुछ ऐसे थे जो आफ्टर फॉरम बैचलर्स के बाद मास्टर्स को कंटिन्यू करना शुरू कर देते थे, तो मैं उनको देखता था कि जो एक अप्रोच है स्टूडेंट अप्रोच वो चेंज नहीं हुई है। तो देन आई गॉट द आइडिया कि यार नहीं, पहले मैं जॉब करता हूँ, जॉब से क्या होगा कि मुझे मास्टर्स में एग्जैक्टली कि मुझे किस चीज़ में आगे जाके स्पेशलाइजेशन करनी है, क्या प्रिसाइसली मैं चूज़ कर सकता हूँ। तो फिर इसलिए मैंने उसको मास्टर को चूज़ किया पहले।
इसलिए कि मैंने जॉब को चूज़ किया, देन फिर मैं मास्टर्स की तरफ जाऊंगा। हाँ, काफ़ी स्टूडेंट्स यही करते हैं और मैं भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक मिसाल हूँ कि काफ़ी स्टूडेंट्स जॉब वाले पाथवे पे पहले चलते हैं। अच्छा शामिर, तो आपने अपनी जॉब का आगाज़ कहाँ से किया? हैदराबाद में कौन सी आपकी फ़र्स्ट जॉब थी? मेरी जो फर्स्ट जॉब थी वो हैदराबाद के अंदर थी और वो इस इंश्योरेंस सेल्स साइड पे थी। ठीक है। क्योंकि मैं कहना तो नहीं था, मेरे मेजर्स HR में थे, लेकिन जब हम लोग पास आउट हुए थे तो वो कोविड ईयर था। कोविड ईयर में पास आउट हुए, जब कंपनीज जो है ले ऑफ कर रही थी, तो हमें तो ये था कि कुछ मिल जाए, यही बड़ी बात है। सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट था उस टाइम में। बिल्कुल। ये चीज़ आगे मैं आपको ये भी चीज़ में अटैच करना चाहूँगा कि यार आप ज़रूरी नहीं है जो आपने मेजर्स किए हो वो उसी के अंदर आपको जॉब्स मिल रही हो, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हो। इट्स नॉट लाइक दैट। फ्लेक्सिबल होना चाहिए इंसान को चाहिए। तो मेरी भी सेल्स साइड पे थी, जो मैंने गुड अराउंड 6 to 7 मंथ की है। अच्छा, ज़बरदस्त। तो आपने वो 6 to 7 मंथ्स की, तो फिर क्या चैलेंजेस हुए कि आपने वो जॉब अपनी रिज़ाइन की? उसमें एक हम कह सकते हैं कि मैं कभी भी सेल्स साइड पे जाना नहीं चाहता था। मेरा पर्सनली ये है कि सेल्स साइड इट्स नॉट दैट बैड, बट इट्स माय पर्सनल ओपिनियन कि मुझे सेल्स साइड शूट नहीं करता। तो इसलिए वो 6-7 महीनों में समझ में आ गया था यार इस फील्ड के अंदर आई एम नॉट दैट मच गुड, तो इसलिए उसको मैंने ज़्यादा फ्लरिश नहीं किया था। सही। तो उसके बाद आपने जो नेक्स्ट जॉब की उसमें टाइम गैप क्या था? और इट्स अराउंड की जो गैप आया वो 4 to 5 मंथ्स का था। तो अब ये यहाँ पे एक बहुत अहम बात है जो हर स्टूडेंट की लाइफ में आता है कि जब उनके पास वो कोई अपॉर्चुनिटी मिस करते हैं, खुद ही छोड़ते हैं, तो वो जो वेटिंग टाइम पीरियड होता है ना, उसमें अक्सर स्टूडेंट्स बहुत ही परेशान हो जाते हैं, एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो फिर आपसे हम पूछेंगे कि आपने वो 3-4 मंथ्स जो थे उनको कैसे डील किया, उनमें क्या किया, क्या मसरूफियात थी आपकी? एक ना वो 3-4 मंथ्स जो होते हैं ना, मैं कहता हूँ हर पोस्ट ग्रेजुएट के वक्त में जो है ना बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग होते हैं और उस वक्त उसको ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह इन माय केस माय पेरेंट्स आर सो मच सपोर्टिव। अच्छा, ज़बरदस्त। इवन माय सिस्टर भी यही होना चाहिए। बिल्कुल। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट दी, उन्होंने मुझे कोई प्रेशर इतना सच नहीं डाला। लेकिन एक होता है ना कि पीयर प्रेशर आपके अंदर होता है कि जो मेरे साथ ग्रेजुएट हुए और वही मेरे सामने जो हैं जो अच्छी जॉब्स पे हैं, वो अच्छा कमाना शुरू हो गए और मैं स्टिल अनएम्प्लॉयड हूँ, तो ये चीज़ें ना आपको कहीं ना कहीं दबा रही होती हैं। तो वो एक वक्त था। सही। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या किया? इसके बाद नेक्स्ट मुझे कराची से ऑफ़र आई। वो भी ये अच्छा, ज़बरदस्त। इस तरह था कि मेरे एक नेटवर्किंग अच्छी थी, तो मेरा एक दोस्त था उस MNC के अंदर, उसने मेरी CV फॉरवर्ड की थी। दोस्त के ही काम आते हैं। कहते हैं ना, इन दिस वर्ल्ड इट्स रियली डिफिकल्ट टू गेट अ लॉयल फ्रेंड। ज़बरदस्त। तो ये भी एक एडवाइस है कि अच्छे दोस्त बनाना बहुत ज़रूरी है, अच्छी नेटवर्किंग बनाना बहुत ज़रूरी है। तो उसने ही मेरी CV आगे फॉरवर्ड की थी एक MNC के अंदर। तो वहाँ पे दे कॉल मी फॉर द इंटरव्यू और वो इंटरव्यू का प्रोसेस चला, वो भी काफ़ी लंबा प्रोसेस था। वो यकीनन आसान होगा, आप इतने टैलेंटेड हैं तो आपका क्लियर हो गया होगा, मैं कह सकती हूँ। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट द जॉब। अच्छा, ज़बरदस्त। कहा था ना मैंने। लेकिन वो आसान नहीं था। नहीं, लेकिन आप इतने टैलेंटेड हैं माशाल्लाह से। आप प्रेसिडेंट रह चुके हैं ज़ेबिस्ट में स्टूडेंट काउंसिल के, तो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। सही। तो इस जॉब के बारे में, आप जब इस जॉब में गए तो आपका स्टार्टिंग टाइम इस जॉब में कैसा रहा? ओके, अच्छा, ये जो जॉब थी मेरी कराची के अंदर थी, तो स्टार्टिंग टाइम वाज रफ़ क्योंकि मेरा शहर चेंज था, दोस्त दूर थे, माँ बाप दूर थे एंड ऑल, सब चीज़ें फटाफट चेंज हो गई थी और आपको आइडिया नहीं था। अपने कंफर्ट जोन से बिल्कुल ही बाहर निकल गए। क्योंकि मेरा मेजर्स जो थे वो HR एंड मार्केटिंग में थे, लेकिन वो जो जॉब थी वो कंप्लाइंस की जॉब थी, ऑपरेशन साइड की कंप्लाइंस, तो उसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि करना किस तरह है, क्या होगा, किस तरह जाएंगे। तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट था, वो बहुत सारे चैलेंजेस थे, वो टाइम बहुत रफ़ था, यू कैन से दैट। तो यहाँ पे जो भी अभी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक अच्छी एडवाइस इन्होंने दी है कि हम अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाएं, चेंजेस आएंगी। जो हमने करियर पाथ सोचा है, ज़रूरी नहीं है हमें उसी करियर में जॉब मिले, बट इट्स गुड टू बी फ्लेक्सिबल ताकि आप किसी जॉब में जाएं और अच्छे तरीके से फ्लोरिश कर सकें। अच्छा शामिर, तो आप अपने फैमिली से इतना अटैच्ड हैं और माशाल्लाह से उन्होंने आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, तो जब आप कराची जा रहे थे तो उनका रिएक्शन क्या था? ऑब्वियसली माय फादर मेरे से बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, तो दे डोंट वांट कि मैं जाऊं, लेकिन माय मदर इस के रियली वांट कि मैं आगे बढ़ूं। तो वो कहते हैं कि यार तुम्हें बढ़ना चाहिए, गो फॉर द अपॉर्चुनिटी। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हैदराबाद की जो मार्केट है वो ज़्यादातर मार्केटिंग और सेल साइड पे, तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको बड़े शहरों में ही मिलती है, तो आपको यू हैव टू मूव, तो वो जाना पड़ा।
इस तरह है। बिल्कुल। तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्रेशन के जो स्टूडेंट्स होते हैं उसमें पेरेंट्स का भी बहुत अच्छा पॉजिटिव रोल प्ले हो सकता है कि अगर वो अपने बच्चों को सपोर्ट करें, उनको आगे बढ़ने दें, और कहीं पे अगर वो टाइम बीइंग कोई जॉब छोड़ रहे हैं तो उस टाइम पे उनको टॉन्ट्स ना करें, उनको पॉजिटिवली सपोर्ट करें, जैसे शामिर के पेरेंट्स ने किया। और आज हमारे साथ ये एक खुद रोल मॉडल बन के आए हैं कि ये जो भी स्ट्रेसेस होते हैं इनको कैसे कोप किया जाता है। अच्छा शामिर, तो फिर आप कितने अरसे के बाद अपने पेरेंट्स से मुलाकात करते हैं? मेरी कोशिश होती है कि एक मंथ के अंदर में एक या दो बार आ जाते हैं, वीकेंड्स पे आ जाते होंगे। एग्जैक्टली। सही। तो वर्क लाइफ बैलेंस आप अच्छे से रख रहे हैं? ट्राई कर रहे हैं, बिल्कुल। ये अच्छी बात है। अच्छा नाजरीन, बातों का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। Do you know cell is the basic unit of life, यानी हमारे जिस्म की पूरी तामीर एक सिंगल सेल से शुरू होती है। और मजे की बात, we are unable to see the cell through our naked eye। सिर्फ यही नहीं, human body is having 7 octillion atoms। Oh my God! So इसी तरह की बहुत सारी मालूमात आपको मिलेंगी मेरे प्रोग्राम दी बायो टीचर में। Do you know सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी हमारे जिस्म की पूरी तामीर एक सिंगल सेल से शुरू होती है। और मजे की बात, वी आर अनेबल टू सी द सेल थ्रू आवर नेकेड आई। सिर्फ यही नहीं, ह्यूमन बॉडी इज हैविंग 7 octillion atoms। ओह माय गॉड! सो इसी तरह की बहुत सारी मालूमात आपको मिलेंगी मेरे प्रोग्राम दी बायो टीचर में। वेलकम बैक टू माय शो जिसका नाम है दिल खोलकर। तो हम बात कर रहे थे हमारे आज के खास गेस्ट से जिनका नाम है सैयद शामिर, और ये बता रहे थे कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्रेशन को कैसे हैंडल किया जाए। तो जी शामिर, हम बात कर रहे थे कि आप बैंक में फिर कराची में जॉब कर रहे हैं। तो आपके स्टार्ट में जब आपने बीबीए किया, आपके जहन में बैंक की जॉब थी? क्योंकि आपने बताया कि मैनेजमेंट साइड की जॉब थी, बट बैंक में तो मैनेजमेंट साइड की नहीं है अपॉर्चुनिटीज़। अच्छा इकरा, ये इस तरह था कि नहीं, अब मैं बैंक में कभी जाना नहीं चाहता था, ठीक है। बट इवेंचुअली जब आपके पास कुछ ना हो तो आप कहते हैं जो भी आ रहा है आ जाए और मैं उसको ग्रैब कर लूँ। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बिल्कुल। वो अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिली थी वो इतनी अच्छी थी क्योंकि ये एक MNC बैंक है, तो मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उसको प्रॉपर किया। सही, बिल्कुल। अच्छा, तो हर जॉब में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो जैसे आपने बताया कि शुरू में आपको टाइम लगा थोड़ा एडजस्ट होने में, लेकिन आप साबित कदम रहे और आपने सब्र से काम लिया। तो इस जॉब में क्या पॉजिटिव थे एस्पेक्ट्स जो आपको मोटिवेट करते थे कि हाँ इसको कंटिन्यू करें? कुछ पॉजिटिविटीज़। हाँ, अगर मैं अपनी कंपनी के बारे में वो थोड़ा बताऊँ तो हमारी कंपनी का जो ओवरऑल एटमॉस्फेयर है वो एक ग्रोइंग एटमॉस्फेयर है। मतलब हर कोई एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा होता है। ये चीज़ काफ़ी अच्छी है क्योंकि ख़ासतौर पे जब एक नया बंदा आता है किसी कंपनी के अंदर तो उसे कुछ नहीं पता होता और उसे इसी इंकरेजमेंट की ज़रूरत होती है। फ्रेश ग्रेजुएट को खासतौर पे कुछ नहीं पता होता, तो उसको एट दैट टाइम पे ना कोई सपोर्ट चाहिए होती है फ्रॉम देयर सीनियर्स। तो वो कहता हूँ कि वो चीज़ काफ़ी अच्छी है इसके अंदर। और मैं अब मेरी भी यही कोशिश होती है कि जो फ्रेश आ रहा है तो उसको फिर मैं एज अ सीनियर जो है ना सपोर्ट करूँ, जो मुझे वक्त में मुझे मिला। तो वो चीज़ आपकी मुझे ना काफ़ी अच्छी लगती है। और दे आर क्वाइट फ्लेक्सिबल विद द टाइमिंग्स एंड वर्क फ्रॉम होम्स एंड ऑल, ये सब चीज़ें देते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा रहता है बनने के लिए। सही। तो इस बात से ये एक बहुत बेहतरीन बात निकलती है कि हालात हमेशा वैसे नहीं होते जैसे हम सोचते हैं।
हम सोचते हैं हमें इस दरवाजे से जाना है, बट वो दरवाज़ा बंद हो जाता है तो हम परेशान होकर बैठ जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि अगर एक दरवाज़ा बंद हुआ है तो बहुत सारे और दरवाजे खुले हैं। तो इनकी एग्जाम्पल यही है, इन्होंने सोचा था कि इनको अलग किस्म की मैनेजमेंट साइड में जॉब करनी है, लेकिन अगर इनको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिली बैंक में तो ये गए वहाँ पे। इन्होंने सोचा लेट्स ग्रैब द अपॉर्चुनिटी और इस दरवाजे के अंदर जाएं और डिस्कवर करें। तो शामिर, फिर इस जॉब में जैसे आपने बताया कि ये आपके हिसाब की नहीं थी, तो ज़रूर आपके लिए बैड डेज भी आए होंगे। हाँ, आए होंगे। तो फिर उन दिनों में आप जब घर आते थे और आपकी फैमिली भी हैदराबाद में है, तो आप कैसे, बिल्कुल अकेले एक नया शहर, तो बहुत मुश्किलात होती होगी, तो कैसे आपने डील किया? तो इकरा, मैं इसको इस तरह कहता हूँ कि फॉर मी अगर मुझे चीज़ों से निकलना है तो मैं एक रखता हूँ अपने लिए मी टाइम। मैं उस टाइम में मुझे कोई नहीं चाहिए, उस टाइम में सिर्फ मैं हूँ, मैं अपने साथ मुझे अपना वो वक्त चाहिए खुद से। तो वो मी टाइम जो है ना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसमें मैं बैठ के ये सोचता था कि यार क्या गलती हुई है और किस चीज़ ना इसको दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए, ये वक्त, ये जो दिन है, ये दोबारा ऐसा जो गया है ये दोबारा ऐसा नहीं आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें सोचता था। मी टाइम बहुत लाजमी है। अगर आप खुद की कंपनी एंजॉय नहीं कर सकते तो बाकियों की कैसे करेंगे? और दूसरी चीज़ थी, व्हेनेवर आई फेस अ हार्ड टाइम तो मैं कोशिश करता था कि अल्लाह के करीब हो जाऊँ अपने। ज़बरदस्त। आई एम नॉट दैट मच रिलीजियस गाय, लेकिन मैं अपने अल्लाह से कनेक्ट होना जानता हूँ, तो मैं वो ट्राई करता था कि मैं किसी तरह से कनेक्ट हो जाऊँ। सही। तो यही बात है कि अल्लाह ताला से हम दुआ करें, जब भी कोई परेशानी हो उनसे रुजू करें, क्योंकि तब जो सुकून मिलता है ना वो दुनिया की किसी और चीज़ में नहीं है। तो आप अल्लाह से दुआ करें और यकीनन आपकी परेशानियां भी हल होंगी। अच्छा शामिर, वो तो सही, बट आप कोई एक्टिविटी कुछ, जैसे मैं हूँ, जब मुझे किसी बात का बहुत स्ट्रेस होता है तो मैं पेंटिंग करती हूँ, क्योंकि आई बिलीव कि आप जब पिक्चर्स को कलर करते हो तो मुझे लगता है कि मैं अपनी बोरिंग सी लाइफ में कलर्स ऐड कर रही हूँ। तो आप ऐसे कौन सी एक्टिविटी कोई करते हैं? ज़रूर। अभी ऐसा कोई इतना टाइम मिलता नहीं है, लेकिन जब था तो आई यूज्ड टू डू स्केच। तो really? थोड़ी स्केचिंग वगैरह करते थे और थोड़ा ज़बरदस्त। सिंगिंग एंड ऑल, सिंगिंग भी। तो इस तरह रहता था, तो वो अच्छा लगता था काफ़ी। ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए माइंड डिस्ट्रैक्शन के लिए। हाँ, बंदा कैन ट्राई कर सकता है, काफ़ी इससे फ़ायदा हो सकता है मेरे लिहाज से। तो फिर आप जो सिंगिंग करते हैं तो कभी आपने अपनी वीडियोस बनाई या बस नहीं, इट जस्ट फॉर मी आई गेस, ये शो सिर्फ मेरे अपने लिए। अब मैं आपको कहूँ, अगर आप कोई गाना सुनाए तो सबका एक मूड अच्छा हो जाएगा। जो सुन रहे हैं, जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्रेशन में हैं, मे बी उनको एक उम्मीद आ जाए कि हाँ मे बी आपकी आवाज़ कुछ चमत्कार दिखाए। नहीं, आई थिंक इट्स नॉट दैट मच ग्रेट, तो उसको रहने देते हैं फिलहाल। अच्छा, और स्केचिंग जो आप करते थे तो वो आपने इंसानों के या जानवरों के या बिल्डिंग्स के, किस चीज़ की स्केचेस? इट्स मोर लाइक कार्टून्स एंड एनाइम्स। एक होता है जापानीज एनाइम्स, उनकी मैं थोड़ी करता था, मुझे अच्छे लगते थे वो। इट्स मोर लाइक दैट। सही। तो इसके अलावा कि जब आप स्टूडेंट थे फाइनल ईयर में, तो ज़रूर आपके जहन में ख्याल आया होगा कि मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन लाइफ ऐसी होगी। तो आपके उस टाइम जहन में क्या ख्यालात थे पोस्ट ग्रेजुएशन लाइफ के बारे में? मैं समझता हूँ एक सारे जो मसले होते हैं ना वो उसी वक्त से शुरू होते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ये सोच रहे होते हो कि यार मैं ग्रेजुएट हो जाऊँगा और ग्रेजुएट होने के बाद मुझे ना पता नहीं मेरे लिए दुनिया सारे दरवाजे खुले हुए होंगे और सारी अपॉर्चुनिटीज़ मेरे लिए होंगी, सारी पोजीशंस, सारी बड़ी ज़्यादा सैलरियाँ मेरे लिए होंगी। तो हम भी ऐसे ही थे, क्योंकि हम भी वही स्टूडेंट्स थे भाई, क्योंकि हमें भी और क्योंकि आप ब्राइट स्टूडेंट थे तो आपको था कि पोस्ट ग्रेजुएशन लाइफ बस बाहर कदम रखा और जॉब हासिल है, तो इस तरह था। लेकिन जो रियलिटी हिट करी वो बहुत ही डिफरेंट थी कि जब हम ग्रेजुएट हुए, कोविड आया हुआ था एंड कोविड में पीपल गेटिंग ले ऑफ्स, तो हमें तो ये था कि हमें मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ, तो इस तरह की चीज़ें चल रही थी हमें, तो चीज़ें बहुत डिफरेंट थी। सही। तो आपको क्या लगता है कि अब आपकी लाइफ जो है, तो अगर इस बारे में, इन चैलेंजेस के बारे में आपको कोई एज अ स्टूडेंट गाइड करता कि पोस्ट ग्रेजुएशन के ये चैलेंजेस होते हैं, तो क्या आप बेहतर तरीके से और हैंडल कर पाते हैं इन चैलेंजेस को? हाँ, बेशक ऐसी है। मैं समझता हूँ कि इसमें ख़ासतौर पे जो यूनिवर्सिटी है वो काफ़ी की रोल प्ले कर सकती है। और तो मतलब यूनिवर्सिटीज़ को कसूरवार ठहराया जाए? यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ हम खुद भी कसूरवार हैं, हैं, क्योंकि आई बिंग माई सेल्फ, मुझे याद है जब मैं प्रेसिडेंट था तो मैं सेमिनार्स रखवाता था सीनियर्स के भाई जो जॉब्स पे होते थे, तो हम खुद ही उसमें ऑडियंस लाना ही बहुत मुश्किल हो जाता था। तो मुझे याद है कि एक मेरा सेमिनार था जिसमें जो एक हमारे अच्छे सीनियर थे वो आए थे और दे वांट टू डिस्कस समथिंग जो हमें भी कर रहे हैं, पर
ऑडियंस लाना या जूनियर्स को लाना वो इतना मुश्किल होता था कि वो आता नहीं था। तो उसमें हम खुद भी कसूरवार हैं, और साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ को भी थोड़ा इसमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि आने वाले जो मसले हैं या आने वाले जो चैलेंजेस हैं वो एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए एटलीस्ट कि यार जो रियलिटी हिट करने वाली ना, क्योंकि समटाइम वो रियलिटी इतनी ज़्यादा हिट करती है कि बंदा खुद हिल जाता है। तो वो चीज़ मतलब यूनिवर्सिटी लाइफ तक आप एक शेल में होते हैं और आपको लगता है बस यही है आगे, आप निकलते हैं और अचानक से शेल खुलते हैं और पूरी दुनिया होती है। यूनिवर्सिटी लाइफ बहुत ज़्यादा फ्री होती है, तो उसमें आपको बस क्या असाइनमेंट, उस वक्त एग्जाम हॉल तक टेंशन होते हैं। हाँ, उस वक्त वो चीज़ बड़ी लग रही होती है, नो डाउट वो बड़ी होती भी है, लेकिन जब आप पास आउट करते हो ना और रियल लाइफ के अंदर, कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर आते हो, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं। तो आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि हम खुद भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी लाइफ में हम कोई सोशल नाइट अरेंज करें, जैसे इवेंट्स भी होते हैं मॉडल यूनाइटेड नेशंस, तो लोग सबसे पहले ये पूछते हैं कि सोशल नाइट्स कितनी हैं। हम कहते हैं 2। अच्छा, कौन सी हैं? कॉन्सर्ट है? हाँ है। किसका है? इस बात में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन मॉडल यूनाइटेड नेशंस एग्जाम्पल है, तो वो कॉन्सर्ट्स और सोशल नाइट्स के लिए नहीं होता, वो इसलिए होता है कि आप अपने डिबेटिंग स्किल्स आगे लेके हैं। और यूनिवर्सिटी में भी जो इवेंट्स होते हैं, पर लोग बस इवेंट्स में और कॉन्सर्ट्स और इनमें इंटरेस्टेड होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी कसूरवार हैं। तो आपको क्या लगता है कि फिर यूनिवर्सिटीज़ में क्या ऐसा होना चाहिए, या पेरेंट्स की भी इसमें होनी चाहिए सपोर्ट कि वो आपको गाइड करें? इकरा, पेरेंट्स का मैं अच्छा इस तरह नहीं कह सकता, क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स और हम में जो एक जनरेशन गैप आया, ठीक है, जो पहले वक्त का जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड था वो काफ़ी डिफरेंट था, और अब के वक्त में काफ़ी डिफरेंट है। अब सोशल नीड्स बहुत बढ़ गई हैं। उस वक्त नहीं पता होता था कि कोई सामने वाला क्या कमा रहा है, नहीं क्या खर्च कर रहा है। अब सबको पता था, ड्यू टू सोशल मीडिया सोशल नीड्स इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि मुझे सबको सोसाइटी में फिट होने के लिए मुझे पास गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास आईफोन्स होने चाहिए, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं ना बहुत ज़्यादा प्रेशर, क्या करते हैं अपनी लाइफ को ना कंपेयर करके कि, और काफ़ी वो लोग जो जॉब नहीं कर रहे, आईफोन 14 प्रो मैक्स होता है उनके पास, तो सोचते हैं इनके पास कैसे आया। हाँ। तो वो सब देख के हमें होता है कि हम भी जॉब करें, हम भी कुछ करें, हम वो चीज़ें अटेन करना हमारे लिए ही बहुत सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। एग्जैक्टली। पहले कभी तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि पेरेंट्स का ना इतना कसूर नहीं है, क्योंकि वो इस वक्त को भी नहीं जानते हैं, ना ही इस को इतना वो समझ सकते हैं। उनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करना ना हमारी खुद की गलती होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि वो अपनी जनरेशन के हिसाब से अगर हमें गाइड करेंगे तो कर सकते हैं, बट मे बी वो सारी गाइडेंस उनके हिसाब से ठीक हो, हमारे हिसाब से ठीक नहीं हो। क्योंकि आज का जो, जैसे मैं खुद भी हूँ या हम जैसे कुछ भी हैं, हम बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो करना चाहते हैं, क्योंकि हम खुद देखते हैं ना कि फ़लाँ बंदा जो अपने टीन्स के अंदर जो है ना मिलियनर बन गया, बिलियनर बन गया, तो हमें ना कहीं एक, भले मैं उसको देख के आगे पीछे कर दूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जहन के अंदर ना वो प्रेशर क्रिएट कर रहा होता है, यार उसने उतना अचीव कर लिया, मैं अभी तक यहाँ हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा होता है। तो आप बीच में आपने बताया कि आप पहले हैदराबाद में थे और फिर आप 3-4 मंथ्स अनएम्प्लॉयड थे, तो उस टाइम पे पीयर प्रेशर ने कैसे नेगेटिवली इम्पैक्ट किया, और आपने उस नेगेटिविटीज़ को छोड़कर पॉजिटिव रहे कैसे? हाँ, ये चीज़ तो खैर मैं क्या कहूँ कि हाँ, पीयर प्रेशर उस वक्त बहुत ज़्यादा था, क्योंकि साथ के ही जो हमारे दोस्त वगैरह थे तो वो गेटिंग अ जॉब्स या स्टार्ट अ बिजनेस, ठीक है, वो अर्न करना शुरू हो गए थे, और आप बैठे हुए हो अब तक अपने माँ बाप के पैसों पे, क्योंकि अब आपका होता है यार मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ, एटलीस्ट अब तो मैं जो है ना, मतलब सारी जिंदगी उन्होंने पढ़ाया लिखाया, अब फाइनली वो थोड़ा रेस्ट करें। हाँ, आप चाहते हो कि एटलीस्ट यार अपना खर्च होता हूँ अब मैं कर उठा सकूँ, तो वो कहीं ना चीज़ें, भले माँ बाप ना कह रहे हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं चीज़ें जो ना प्रेशर क्रिएट करती हैं आपके ऊपर। तो फिर उस टाइम पे तो आप जब किसी को देखते होंगे, कोई दोस्त आपको बताए कि यार शामिर मुझे जॉब मिल गई, इतनी ज़्यादा सैलरी है, तो फिर आप जब ये बातें सुनते थे तो उनको उस वक्त मोटिवेट करते थे आप पॉजिटिवली, या चेहरे पे आ जाता था कि हमें भी कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले? आपका क्या रिएक्शन होता था मैं ऐसी कॉन्वर्सेशंस का? अल्हम्दुलिल्लाह किसी को देख के खुशी हुआ हमेशा, क्या कहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बेशक ये ज़रूर होना चाहिए, हर किसी को देने वाला अल्लाह है, क्योंकि अल्लाह ताला के पास बेशुमार खजाना है, वो किसी के खजाने में से आपको नहीं दे रहा। जी ठीक है, मुश्किल होता है हाँ किसी की खुशी को हजम करना, होता है ऐसा, यूजली पीपल इस तरह कहते हैं, जो सच है वो बात है, ठीक है, कोई ज़्यादा मिल रहा है किसी को तो आप कहते हो, लेकिन मैं कहता हूँ कि आपको सिर्फ शिकायत जो करनी है ना वो सिर्फ अल्लाह से करनी है, शिकायत भी नहीं, दुआ करनी है कि अगर उसको दे सकते हैं तो मुझे भी दें, और हम जितना जो है उसमें शुक्र करेंगे तो अल्लाह ताला ज़्यादा देंगे, डबल ट्रिपल करके देंगे, बेशक, लेकिन ऑलवेज स्ट्राइव फॉर द बेटर,
ठीक है, ये इस तरह नहीं कि यार जो मिल गया काफ़ी है, इतना ही था, नहीं, गो फॉर द बेटरमेंट, इसके लिए ये करना चाहिए। तो ये तो था पीयर प्रेशर जो अक्सर हम दोस्तों को देखते हैं, सर्कल में बैठते हैं तो होता है, बट इसके अलावा जो सोसाइटल प्रेशर होता है एक ख़ानदान वाले, हाँ शामिर बेटा क्या कर रहे हो, तुम्हारी फूफो के बेटे ने तो आज वो 1 लाख की जॉब ले ली, तुम बताओ कौन सी जॉब कर रहे हो, कितनी सैलरी हो, ये जो ख़ानदान के कुछ गिने चुने लोग होते हैं जी। तो फिर इसमें इसने कैसे इम्पेक्ट किया? इसने ऐसा मुझे इम्पैक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं इतना कुछ सुनता नहीं था, ठीक है। आपको इन दी एंड मतलब आप लोग क्या कहेंगे वाली चीज़ में थे ही नहीं, आपको ख़त्म करना पड़ेगा अपना जैसे ना ये चीज़ कि यार अब ये ऐसा हो गया है तो अब ये लोग क्या कहेंगे, मतलब इट डजंट मैटर टू मी, सिंपल दैट। कान बंद करके चलो, जब तक आपका वक्त नहीं है आप कान बंद करके चलो, जब आपका वक्त आएगा तो दूसरे खुद ही बोलेंगे। ये इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है, क्योंकि मुझे लगता है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्रेशन का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो लोग होते हैं ना, दोस्त हों चाहे रिश्तेदार हों, वो बहुत प्रेशर क्रिएट करते हैं कि देखो इसके पास जॉब है, देखो ये मास्टर्स कर रहा है, देखो ये बाहर जा रहा है पढ़ने के लिए। तो अगर हम उन बातों को दिल पे ना लें, क्योंकि लोग क्या कहेंगे ये चीज़ें लोगों को ही सोचने दें, तो हमारा काम नहीं है, ये लोग ही सोचे कि उनको क्या कहना है। तो शामिर बिल्कुल आपकी बातें बहुत अच्छी हैं और बहुत पॉजिटिविटी के साथ आपने इस सब को डील किया। तो इसके अलावा जो आप अभी कराची में जॉब कर रहे हैं, इसमें क्या पर्टिकुलर जॉब के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, किसी कुलीग से कभी कुछ मसला हुआ हो? कुलीग्स कैसे हैं आपके? मुझे ना एक मज़े की बात याद आई है इसके अंदर कि जब मैं मूव कर रहा था कराची और ये जॉब मुझे जब मिली थी, तो आई स्टिल रिमेंबर कि मैं मतलब जल्दी, उस वक्त तो मेरा जल्दी आता था घर, वापस हैदराबाद वापस आ जाता था, तो मैंने कहीं मन करना सिर्फ यही कोशिश की यार छोड़ दूँ मैं ये जॉब, में नहीं हो रही मुझसे, चीज़ें मुश्किल लग रही हैं क्योंकि वक्त इतना रफ था, इतनी चीज़ें चेंज हो चुकी थी। उस वक्त होता है बस निकलो इस चीज़ से, ना आगे का नहीं सोचते हैं, नहीं सोच रहे थे कि यार बिग पिक्चर नहीं देख रहे होते, क्योंकि पहली बार इतनी चीज़ें एक साथ आई हुई होती हैं, इतना चीज़ें एक साथ एक के बाद एक ना एक हिट लगी जा रही होती है, तो बंदा होता है यार मैं नहीं कर सकता, मैं छोड़ रहा हूँ ये वो। उस वक्त जो है ना आपके पेरेंट्स, उस वक्त आपके दोस्त, अच्छे दोस्त, वो बहुत काम आते हैं। उन्होंने मुझे बोला नहीं ये तुम्हें लगना चाहिए, और सीनियर्स और जो मेरे पास के जो बॉसेस या मैनेजर्स रहे वो भी अच्छे रहे अल्हम्दुलिल्लाह, तो उन्होंने बड़ा कहा नहीं यार तुम इसको भी टाइम दो, उसको तुम टाइम दो। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने सुना है कि प्रोफेशनल लाइफ में जो बॉस होते हैं या जो कुलीग्स होते हैं उनसे आपके ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं होते और वो मोटिवेट तो बिल्कुल नहीं करते। आई थिंक मैं लकी रहा इस चीज़ में। हाँ, तो मैं ये कहूँगा कि यार हर चीज़ को टाइम दो, टाइम देंगे तो सोचता चीज़ें, क्योंकि अब मैं काफ़ी अच्छा हूँ उसी जॉब के अंदर, उसी चीज़ के अंदर आई गॉट प्रमोटेड इन अ ईयर, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे जो है ना, मतलब जो आपको इम्पॉसिबल लग रहा था आपने उसको पॉसिबल किया, और वो इसलिए हुआ ना क्यों, आपने सब्र किया, हमने सब्र किया, उसमें टाइम लगाया, वो टाइम लगाया, नाउ आई नो एवरीथिंग अबाउट इट। सही। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आपके पेरेंट्स ने जो आपको सपोर्ट किया वो सबसे बड़ा आपका एक था, बहुत ज़्यादा, और आपकी बहन भी हैं आपने बताया। हाँ, बिल्कुल। तो उनके क्या रिएक्शंस थे जब आप कराची गए सबसे पहले, क्योंकि एक ही बहन है, मैं समझ सकती हूँ, मैं भी एक ही हूँ, तो मेरे भाई और हमारा एक अच्छा बॉन्ड है, एक अटैचमेंट है, तो जब वो दूर जाते हैं मैं दूर जाती हूँ, तो एक इमोशनल सेशन होता है, एक मेलो ड्रामा होता है। तो आपकी बहन की क्या रिएक्शंस थे? मेरी बहन का नाम लैब है और शी इज़ डूइंग साइकोलॉजी, तो वो उस वे में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मेंटली। तो उसने आपको शायद, उसकी बातों ने भी आपको काउंसिल किया हो और ज़्यादा, जब आपका बुरा वक्त चल रहा था? तो उसने, एक तो ये चीज़ है वो बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। वॉट एवर माई डिसीजन इस वो होती थी कि अम्मी अब्बू को समझा रही है या मुझे सपोर्ट कर रही है उसके अंदर, तो वो चीज़ भी काफ़ी अच्छा रहा। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्टिव फैमिली है, उसकी वजह से मैं ज़्यादा ग्रो कर पाता हूँ, मुझे ये फील होता है। अच्छा, ज़बरदस्त। तो नाजरीन, हम देख रहे हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्रेशन में पेरेंट्स और सिबलिंग्स का भी बहुत अच्छा रोल हो सकता है, अगर वो मोटिवेट करें अपने घर के फैमिली मेम्बर को और उनको डिप्रेस ना होने दें। इसी के साथ ही हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आते हैं वापस ब्रेक के साथ कुछ और बातों के साथ। कश्मीर, फलस्तीन, चीचिया, बोस्निया, बर्मा पर अफजाल के हाथों उठाए जाने वाले मजालिम का खात्मा तो क्या करें? खुदा के नाम पर, खुदा के नाम लेवा, खुदा के बंदों का खून बहाते नजर आते हैं। नौजवान मुकर्रिरीन हो जाएं तैयार, क्योंकि जेम्स टीवी पर होने जा रही है लफ्जों की तकरार। तो देखना ना भूलें द वर्ड्स वॉर।
क्योंकि जैसे हम लोग बोल सकते हैं वैसे कम लोग बोल सकते हैं। कश्मीर, At your फलस्तीन, word, चीचिया, your बोस्निया, country बर्मा पर provided you with अफजाल के planes हाथों उठाए जाने to वाले feed, मजालिम का grow, मातम तो क्या and run the करें। चले race, खुदा के नाम faith, पर, खुदा के unity, नाम लेवा, discipline खुदा and के बंदों का खून faith, बहाते happiness, नजर आते हैं। joy चले and जिस proudness चीज़ on पे your खुदा ने face। नौजवान मुकर्रीरीन हो जाएं तैयार, क्योंकि जेम्स टीवी पर होने जा रही है लफ्जों की तकरार। तो देखना ना भूलें The Words War। क्योंकि जैसे हम लोग बोल सकते हैं वैसे कम लोग बोल सकते हैं। कश्मीर, At your फलस्तीन, word, चीचिया, your बोस्निया, country बर्मा पर provided you with अफजाल के planes हाथों उठाए जाने to वाले feed, मजालिम का grow, मातम तो क्या and करें। run the चले race, खुदा के नाम faith, पर, खुदा के unity, नाम लेवा, discipline खुदा and के बंदों का faith, खून बहाते happiness, नजर आते हैं। joy चले जिस and चीज़ proudness पे on your खुदा ने face। नौजवान मुकर्रीरीन हो जाएं तैयार, क्योंकि जेम्स टीवी पर होने जा रही है लफ्जों की तकरार। तो देखना ना भूलें The Words War। क्योंकि जैसे हम लोग बोल सकते हैं वैसे कम लोग बोल सकते हैं। कश्मीर, At your फलस्तीन, word, चीचिया, your बोस्निया, country बर्मा पर provided you with अफजाल के planes हाथों उठाए जाने to वाले feed, मजालिम का grow, मातम तो क्या and करें। run the चले race, खुदा के नाम faith, पर, खुदा के unity, नाम लेवा, discipline खुदा and के बंदों faith, का खून बहाते नजर happiness, आते हैं। joy चले जिस and चीज़ proudness पे on your खुदा ने face। नौजवान मुकर्रीरीन हो जाएं तैयार, क्योंकि जेम्स टीवी पर होने जा रही है लफ्जों की तकरार। तो देखना ना भूलें The Words War। क्योंकि जैसे हम लोग बोल सकते हैं वैसे कम लोग बोल सकते हैं। वेलकम बैक टू माई शो। और हम बात कर रहे थे सैयद शामिर से। तो सैयद शामिर, जैसे आपने बताया कि आपके पेरेंट्स का बहुत अच्छा सपोर्ट था और आपके जो कुलीग्स थे उनका भी अच्छा सपोर्ट था, तो ये सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे। बट ये सब आपने तब देखे जब आपने शुरू में थोड़ा पेशेंस रखा, थोड़ा सब्र किया और आपने वेट किया सही वक्त का और साबित कदमी से चलते रहे। तो जब आपके बहुत डाउन डेज आते थे तब आप उस वक्त पर और क्या एक्टिविटीज़ करते थे जो आपको बेहतर फील करवाते थे? इसको अगर मैं इस तरह कहूँ कि जैसे मैंने पहले कहा था कि मुझे मी टाइम की बहुत ज़रूरत होती है, तो उसी तरह फ्रेंड्स की भी बहुत ज़रूरत होती है आपकी। एग्जैक्टली कि और आपने जैसे बताया कि आपके फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल। तो अच्छा होता ये था कि मैं फ्रेंड्स तो हैं लेकिन वो कराची में तो नहीं थे, वो सारे हैदराबाद के अंदर थे। तो ये कहीं ना चीज़ें एक हिट करती थी यार। फिर उनसे मिलने के लिए ना ख़ास तौर पे मैं कोई ना कोई डे निकालता था और वापस हैदराबाद आता था। अच्छा। और उनसे मिलता था। ये बहुत अच्छी बात है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि जैसे ही जॉब मिलती है ना बस पहचानते ही नहीं है, सिर्फ उसी में ही लग जाते हैं। तो एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है वर्क लाइफ। हाँ, तो वो वक्त जो है ना फिर वो आपको ना अपना अंदर कहते हैं ना उसको रिन्यू कर देता है आपको ना, वो जो दोस्तों का वक्त गुजरता है, क्योंकि फिर आप वही एक यूनिवर्सिटी के वक्त की बातें याद कर रहे होते हो या फिर आप जो है ना तफरियाँ कर रहे होते हैं ना ऑल, तो वो चीज़ जो है ना जो आपकी लो एनर्जी होती है वो दोबारा फौरन से रिफिल हो जाती है। तो वो चीज़ आप पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं। वो चीज़ आप क्योंकि कहीं ना आपको एडवाइस नहीं चाहिए होती है। कभी आप डिप्रेस हो या कभी आप स्ट्रेस के अंदर हो, आपको ना वो नहीं चाहिए यार तुम ये कर लो, तुम कभी अगर आपको चाहिए तो एक अच्छी गैदरिंग,
तो फॉर दैट बिल्कुल। आपके दोस्तों से अच्छा आपको कोई नहीं मिलेगा। अच्छा, मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा है जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, तो उनका एक ये भी सबसे बड़ा मसला है कि जो उनके फ्रेंड्स हैं वो बदल जाते हैं। कि मतलब आप जैसे बता रहे हैं आप फ्रेंड से मिल लेते थे, तो ये आपके लिए एक अच्छी बात हुई, बट अब वो कहते हैं कि हम फ्रेंड से कैसे मिले, यही फ्रेंड्स अच्छी जॉब्स मिलती हैं फिर हमसे बात नहीं करते, थोड़ा एटीट्यूड आ जाता है, ईगो आ जाता है, तो फिर वो स्टूडेंट्स क्या करें जिनके मतलब फ्रेंड्स डिफरेंट हो चुके हैं। वो आई थिंक सबका कोई ना कोई ऐसा दोस्त तो होता है जो उसके लिए हमेशा होता है। पर फिर वो कहते हैं ना कि नो फ्रेंड इज़ ग्रेटर देन योर फैमिली, तो वो फैमिली का सपोर्ट ले लें, उनको बताएं दिल की बात कहीं ना कहीं फैमिली से ना आप हर चीज़ शेयर नहीं कर सकते एग्जैक्टली। तो आपका अमूमन हर किसी का एक ऐसा दोस्त ज़रूर होता है जिससे आप हर चीज़ शेयर करते हो, तो हर किसी और का आपकी एक थेरेपी जो आपने बताई कि हम अल्लाह से दुआ करें और अल्टीमेटली सबसे बड़ा अच्छा दोस्त तो फिर अल्लाह ही होता है और अल्लाह ताला कभी साथ नहीं छोड़ते। हाँ, तो बिल्कुल सही बात उसको है, हम बिल्कुल कर सकते हैं। सही। तो शामिर, क्योंकि आप इस चीज़ से गुजरे हैं, इस स्ट्रेस से, और मैं कहूँगी कि आप एक पॉजिटिव एग्जाम्पल हैं जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको डील किया है। तो आप हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं और वो स्टूडेंट्स जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं मगर डिप्रेशन में हैं और स्ट्रेस में हैं, तो उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? और इस बारे में मैं दो चीज़ें कहूँगा कि फर्स्ट इज़ के डोंट एक्सपेक्ट टू मच। ठीक है, सबसे बड़ी ये कोटेशंस तो गूगल पे बहुत पढ़ी हैं कि एक्सपेक्टेशंस डिसअपॉइंट यू, बट भाई अमल करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, नो डाउट। हमने भी ये गलतियाँ की और इसी से हमने देखा, क्योंकि जब हम ग्रेजुएट होने वाले होते हैं ना, तो हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करके बैठे होते हैं। तो जितना हम कम उसको एक्सपेक्ट करेंगे ना, ठीक है, आप ये ध्यान में अच्छे गोल्स रखो, बड़े गोल्स रखो, लेकिन उनमें टाइम लगता है। जो रास्ता दिख रहा है उस पर आप चलो, उस पर चलो, जो मिल रहा है फिलहाल उसको देख लो। ठीक है, एक्सपेक्ट नहीं करें, लेकिन हाँ अपना जो विज़न होता है उसको क्लियर रखें कि यार ठीक है थोड़े रास्ते आगे पीछे हो गया, लेकिन मेरा विज़न तो ये है ना, इसको मैं गेट कर लूँगा। दूसरी चीज़ ये कि गो विद द फ्लो, कि एक बार जो चीज़ शुरू कर दिया, चलो जैसे मैं था, मुझे जिस फील्ड में नहीं जाना था, लेकिन मुझे मिली, मैंने शुरू कर दी, और आप अभी तक बैंक में हैं और आपकी प्रमोशन हो गई, तो हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आपने गो विद द फ्लो वाली थेरेपी चीज़ पे अप्लाई किया। चलो ट्राई किया, वो चीज़ नहीं मिली, ये मिल गई, इसको शुरू करते हैं। उस चीज़ को शुरू किया, कंप्लाइंस की फील्ड को शुरू किया। अब मुझे कंप्लाइंस की फील्ड इतनी अच्छी लगना शुरू हो गई कि मैं अब मास्टर्स भी इसके अंदर करना चाहता हूँ। तो मतलब ये चीज़ आपका माइंडसेट चेंज हो गया। हाँ, तो आपने खुद को ओपन रखा, इतना फ्लेक्सिबल रखा माइंड को कि अगर कुछ बेहतर आता है तो क्यों ना हम अपने माइंडसेट को चेंज करें। एग्जैक्टली। तो इससे ये भी एक ख्याल आता है कि हैदराबाद में या फिर मैं कहूँ पाकिस्तान में करियर काउंसलिंग वाकई में प्रॉपर नहीं है, और वो स्टूडेंट्स की होनी चाहिए। वो स्टूडेंट्स की होनी चाहिए, और इवन जो कज़न्स हैं, जो बड़े कज़न्स हैं, एल्डर सिबलिंग्स हो गए, वो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब कर सकते हैं अपने छोटों के लिए, जो एटलीस्ट जो जूनियर्स हों, और राइट टाइम पे उनको इस चीज़ से गुजरना पड़ता है अपने एक्सपीरियंस से, वो फिर होना पड़ेगा। आप अब गाइड कीजिएगा अपनी बहन को। सही। शामिर, थैंक यू सो मच, आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर हमारे पास आए। वी आर रियली ग्लैड, और मुझे यकीन है जो हमें सुन रहे हैं उनको भी ज़रूर कुछ एडवाइजेज़ आपकी अच्छी लगी होंगी, और वो उन पे अमल ज़रूर करेंगे और परेशान नहीं होंगे। अगर जॉब नहीं है तो वो हिम्मत रखेंगे और इंतज़ार करेंगे सही वक्त का, और अपने आप को फ्लेक्सिबल भी रखेंगे। तो थैंक यू सो मच शामिर कि आप यहाँ पे आए और ज़बरदस्त और बेहतरीन बातें की। थैंक यू सो मच इकरा फॉर हैविंग मी, और अच्छा टॉपिक था जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि बात करना माशरे में बहुत ज़रूरी है, और एक अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके पास। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। थैंक यू सो मच शामिर। चलते चलते मैं ये कहूँगी कि इस दुनिया में 7 बिलियन लोग सब काम एक साथ पे तो नहीं कर सकते, एक ही वक्त पे नहीं कर सकते, क्योंकि सबकी ज़िंदगी अलग है, सबकी ज़िंदगी के चैलेंजेस भी अलग हैं और सबके हालात भी अलग हैं। तो क्यों ना हमें जो ब्लेसिंग्स मिल रही है हम उनको डीवैल्यू ना करें ये सोच के कि किसी और को वो पहले क्यों मिली। हम ये सोचें कि हमें ब्लेसिंग मिली तो है, हमारा एक अलग टाइमलाइन है। एंड रिमेंबर कि अपने आप को कंपेयर करके ख़ुद को परेशान ना करें, क्योंकि देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन द मून एंड द सन, दे शाइन एट देयर ओन टाइम।
इसी तरह एक और कहानियाँ, बहुत कहानियाँ हम सुनेंगे, बट उसके लिए अगर आपके पास भी कोई कहानी है और अगर आप किसी मसले से गुज़र रहे हैं तो हमसे बात कीजिए, क्योंकि हम आपके दोस्त भी बन सकते हैं, हम आपको गाइड भी कर सकते हैं। और अगर आप किसी मसले से गुज़र चुके हैं और आप एडवाइस देना चाहते हैं, अपना एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं, तो कांटेक्ट करें हमारे नंबर पे 0313311636 तो कांटेक्ट करें इस शो में आने के लिए। और जाते जाते मैं कहूँगी कि मुस्कुराइए दिल खोलकर और अपना ख्याल रखें दिल खोलकर। अल्लाह हाफ़िज़।